हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था मोशन इन स्ट्रेट लाइन और कुछ रिलेटिव वेलोसिटी की भी कॉन्सेप्ट हमने देखे थे, जो स्ट्रेट लाइन में रिलेटिव वेलोसिटी कैसे वर्क कर रहा था। इस लेक्चर में हम लोग मोशन इन टू डायमेंशन करेंगे। मतलब इसमें क्या क्या आएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन, और साथ ही साथ प्रोजेक्टाइल में भी रिलेटिव प्रोजेक्टाइल भी करेंगे। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन भी इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ। इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है इसमें। प्रोजेक्टाइल, एक तो है प्रोजेक्टाइल, इसका पार्ट प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। फिर रिलेटिव मोशन में 1D तो ऑलरेडी रिलेटिव हमने किया हुआ है, रेस ट्रेन मोशन चैप्टर में भी, फर्स्ट चैप्टर में ही हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है रिलेटिव वेलोसिटी। यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशनल मोशन पढ़ेंगे। फिर रेन मैन प्रॉब्लम और रिवर स्विमर प्रॉब्लम है इसमें, जिसमें ज़्यादा डिफिकल्टीज आती है बच्चों को। तो इस पे भी हम लोग ज़्यादा थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, इस पे रेन मैन और रिवर स्विमर पे। तो प्रोजेक्टाइल के साथ स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। प्रोजेक्टाइल क्या है, डेफिनेशन इसका। व्हेन बॉडी इज प्रोजेक्टेड सच दैट इट्स वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज नॉट कोलिनियर विद एक्सेलरेशन, देन बॉडी मूव अलोंग कर्व्ड पाथ। प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ 2D मोशन। तो 1D और 2D ये तो पहले हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल मोशन ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया हुआ है। तो ये प्रोजेक्टाइल 2 डायमेंशनल मोशन का एक एग्जांपल है, क्योंकि इसमें एक बॉडी को अगर आप थ्रो किए ऐसे, तो इसका ये स्ट्रेट लाइन में एक नहीं मूव कर रहा है, और दो पॉइंट को लोकेट करने के लिए सिर्फ एक ही एक्सिस नहीं सफिशियंट होगा। अगर आप इधर भी एक्सिस ले लेंगे तो ये इस एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। तो कम से कम दो यहाँ पे एक्सिस लेना पड़ेगा किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए। तो ये 2 डायमेंशनल का एग्जांपल है, ठीक। फिर इसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कभी भी एक दूसरे के अलोंग नहीं है, हमेशा कुछ एंगल बना है उसमें। तो इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस तरफ है यहाँ पे, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, और एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड है। यहाँ पे अगर देखें तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है जी। तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम देख रहे हैं इसमें, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के अलोंग नहीं है, हमेशा कुछ एंगल बन रहा है। जब ये प्रोजेक्टाइल यहाँ भी आ रहा है ग्राउंड पे भी, तो भी वेलोसिटी इसकी इधर है और एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड है। तो हमेशा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है। तो प्रोजेक्टाइल 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल हो गया, और इसमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हमेशा किसी न किसी एंगल पे इंक्लाइन है। वो एक दूसरे के अपोजिट भी नहीं है और एक दूसरे के अलोंग भी नहीं है प्रोजेक्टाइल। पेज में है सेकेंड। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो पहले ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, मतलब प्रोजेक्टाइल किसी भी एंगल पे थ्रो किया जाएगा, जिसका ये एग्जांपल है। जैसे थीटा डिग्री, एनी एंगल थीटा पर, यहाँ पर एनी एंगल थीटा से प्रोजेक्ट किया गया है किसी ऑब्जेक्ट को, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मतलब एक टावर पे या बिल्डिंग के टॉप से आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं, ये भी ऑब्लिक ही है हालांकि यहाँ पे। लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टली ऐसे थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो भी ये प्रोजेक्टाइल ही होता है ऐसे, है ना। हॉरिजॉन्टल थ्रो कर देते हैं ऐसे, तो ये भी कैसा पाथ फॉलो करता है, प्रोजेक्टाइल या पैराबोलिक पाथ ही फॉलो करता है, और इसके मोशन को भी प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो जब भी हॉरिजॉन्टल थ्रो करेंगे उसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। और इंक्लाइन प्लेन पे कैसा होगा, तो एक प्लेन ऐसे इंक्लाइन किया हुआ रहेगा ऐसे, और आप इस प्लेन पे यहाँ से अगर किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पे ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं ऐसे, इस तरह से, और ये थीटा यहाँ से एंगल दिया हुआ है और ये खुद अल्फा एंगल से इंक्लाइन है, तो ये पूरा पाथ तो कंप्लीट नहीं हुआ, यहीं तक ये आकर रुक रहा है। तो इसमें रेंज फाइंड करना, इसका हाइट फाइंड करना और टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना, ये किसमें हम लोग पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन में पढ़ेंगे। तो इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। ये एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जैसा आप देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टली थ्रो किया हुआ है ऑब्जेक्ट को, और ये भी पैराबोलिक पाथ ले रहा है।
और प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन मतलब एक प्लेन इंक्लाइन है थीटा डिग्री पे और उससे कुछ और एंगल अल्फा एंगल सपोज बनाकर आपने प्रोजेक्ट किया है यू वेलोसिटी से। तो ये ओब्लिक प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन का एग्जांपल हो गया। तो फर्स्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, जिसका नाम ओब्लिक प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं, किसी भी एंगल थीटा पे। किसी भी एंगल थीटा पे मैं अगर इसको थ्रो करूं तो इसका दो कंपोनेंट होता है, यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। ये हमने पहले देखा भी था और अभी शॉर्ट में फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो यू अगर इनिशियल स्पीड दिए थीटा एंगल बनाकर, तो ये टू डायमेंशनल मोशन है तो इसको रिजोल्व करना है, ऐसे रिजोल्व कर दिए, ऐसे कर रहे हैं मतलब रिजोल्यूशन किया जा रहा है। तो इसको रिजोल्व कर दिए दो पार्ट में, तो इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट आएगा यू कॉस थीटा और वर्टिकल पार्ट आएगा पक्का यू साइन थीटा, है कि नहीं। अब ये दो कंपोनेंट क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि जब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसमें इसका दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, एक्स में भी वेरिएशन आ रहा है वाई में भी आ रहा है। तो एक्स में वेरिएशन लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल ये वेलोसिटी है यू कॉस थीटा, और जो वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है ना उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है यू साइन थीटा। तो किसी भी जनरल टाइम टी पर, एट टाइम टी देखिए मैंने यहाँ लिखा है एट टाइम टी, किसी भी टाइम टी पर आपसे पूछेगा कि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर वेलोसिटी तो ऐसे निकाला जाता है u प्लस 80 से, और यहाँ एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ही नहीं। आप देख सकते हैं जो भी एक्सेलरेशन एक्ट करेगा, आप एक बार थ्रो कर दिए बस, तो रास्ते में उस पर तो खाली जी लग रहा है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड वो भी लग रहा है जी। क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है इस पे, जो भी फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटी वाला फोर्स लग रहा है, अंडर ग्रेविटी। तो खाली वर्टिकल में ये रिटार्ड करना होगा तो रिटार्ड करेगा, एक्सेलरेट करना होगा एक्सेलरेट करेगा। हॉरिजॉन्टल में ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, कांस्टेंट, यानी यू कॉस थीटा कभी भी चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो किसी भी इंस्टेंट पे जब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, तो आपको बताना है कि जो इनिशियल एक्स कंपोनेंट था वही होगा, दैट मीन्स यू कॉस थीटा। लेकिन किसी भी इंस्टेंट पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा वेलोसिटी का, ये जनरल वेलोसिटी है v, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या था, वेलोसिटी का y कंपोनेंट मतलब इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट ये साइन थीटा। प्लस इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट प्लस वेलोसिटी का y कंपोनेंट, ये मैं फाइंड कर रहा हूँ यहाँ पे, आप यहाँ पे ध्यान देंगे। वेलोसिटी का y कंपोनेंट इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट प्लस एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट इनटू t। अब फाइनल वेलोसिटी मतलब एनी टाइम t पर वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या था, u साइन थीटा, u साइन थीटा प्लस एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड है इसलिए इसको माइनस जी आराम से आप लिख सकते हैं, माइनस जी। और इनिशियल वेलोसिटी देखिए अपवर्ड था, ऐसे एरो ऊपर की तरफ दिया हुआ है तो प्लस मैंने लिखा है इसको u को, u साइन थीटा के साथ प्लस लिखा है यहाँ, और माइनस जी और t, यहाँ से जो भी टाइम होगा वो टाइम मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लूंगा। तो अगर इस v के बारे में पूछा जाए कि बताइए कि ये फाइनल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी आपको ऐसे लिखना होगा, रूट अंडर जो भी x कंपोनेंट आया और y कंपोनेंट जो आएगा उसका स्क्वायर का रूट कर लेना है। तो किसी भी टाइम पर आपको वेलोसिटी मिल जाएगा कि कितना वेलोसिटी होगा इसका एट एनी टाइम t, राइट। तो एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल अभी हम लोग करेंगे जिसमें हम लोग एनी टाइम t पर वेलोसिटी फाइंड करेंगे एक प्रोजेक्टाइल का। एक्स हाँ बोलिए। सर वो एक्स कंपोनेंट कैसे निकाला है? तो अब प्रोजेक्टाइल मोशन में जब भी न्यूमेरिकल आएगा, कोई भी न्यूमेरिकल, अगर फॉर्मूला याद नहीं है किसी को या ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हमेशा क्या करेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के लिए अलग अलग सॉल्व करेंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि ग्रेविटी अंडर ग्रेविटी ये हो रहा है, ये मोशन कैसे हो रहा है, अंडर ग्रेविटी। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो और एक्सेलरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट माइनस जी। कभी प्लस जी कभी माइनस जी नहीं लिखना है, हमेशा माइनस जी लिखना है, क्योंकि ग्रेविटी तो हमेशा डाउनवर्ड पुल करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को। इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux which is u cos theta और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी uy which is u sin theta। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t के लिए हम लोग लिखे थे vx इक्वल टू ux, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज आने वाला नहीं है, क्योंकि एक बार आपने जो हॉरिजॉन्टल में थ्रो कर दिया तो उसको फिर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है रास्ते में, ना तो कोई अपोज कर रहा है ना सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा।
लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट उस वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए v इक्वल टू यू प्लस 80 लिखना पड़ेगा और a के जगह पर मुझे माइनस जी लिख देना है न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। वैसे ही अगर डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं कि किसी भी टाइम t पर कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, x कोऑर्डिनेट अलग और y कोऑर्डिनेट अलग, तो डिस्प्लेसमेंट का अगर बोला जाए कि प्रोजेक्टाइल का x डायरेक्शन में बताइए कि कितना डिस्प्लेस हुआ प्रोजेक्टाइल, किसी भी टाइम t पर कोई प्रोजेक्टाइल x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ। तो यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ, आप देखिए। अगर ऐसे प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया किसी u इनिशियल स्पीड से थीटा एंगल बनाकर, तो इस प्रोजेक्टाइल में क्या x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है। तो सिर्फ ये x कोऑर्डिनेट देगा कि प्रोजेक्टाइल में किसी भी टाइम t पर जब आप u cos थीटा इंटू टी लिखेंगे, यानी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो ये आपको ये वाला लेंथ नहीं देगा, ये आपको क्या देगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब ये x वाला पार्ट कितना प्रोजेक्टाइल कवर किया है। और वैसे ही y डायरेक्शन के लिए सॉल्व करेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसमें y लिखेंगे और इनिशियल वेलोसिटी का भी y कंपोनेंट, एक्सेलरेशन का भी y कंपोनेंट। तो यहाँ पे ये सिर्फ y कोऑर्डिनेट देगा आपको कि अगर प्रोजेक्टाइल यहाँ है तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, वो आपको कोऑर्डिनेट मिलेगा, y कोऑर्डिनेट मिलेगा y वाले इक्वेशन से, और x वाले इक्वेशन से क्या मिल जाएगा, x कोऑर्डिनेट। तो अगर प्रोजेक्टाइल में पूछा जाए कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल, मतलब यहाँ से अगर थ्रो मैंने किया और प्रोजेक्टाइल सपोज कीजिए यहाँ पे है, तो डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, तो शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ से यहाँ मुझे मिलाना है। तो इसका x कंपोनेंट पहले फाइंड करेंगे बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, फिर y कंपोनेंट फाइंड करेंगे बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, और इसका डिस्प्लेसमेंट लिख दिया जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट लिखा जाएगा इसका। प्रोजेक्टाइल में अगर किसी भी इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट पूछे तो ऐसा करना है। न्यूमेरिकल, यहाँ पे मैं इस पे बेस्ट एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको मैंने 53 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट किया है इस तरह से, और उसकी इनिशियल स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड, एंगल है 53 डिग्री, एंड यू हैव टू फाइंड its displacement from t equal to 0 to t equal to 2 सेकेंड। t equal to 0 से लेकर, मतलब जब थ्रो किए उस समय से t equal to 2 सेकेंड तक इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्टेंस नहीं बताना है, क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये फाइंड करना है आपको। ट्राई कीजिए कितना होगा डिस्प्लेसमेंट। तो नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए पहले x कंपोनेंट फाइंड करेंगे। x कंपोनेंट फाइंड करने के लिए क्या किया है मैंने, इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट इनटू t। इनिशियल वेलोसिटी 40 है, उसका x कंपोनेंट आएगा 40 cos 53, जिसका वैल्यू आएगा 24। 40 cos 53 का वैल्यू कितना आएगा, 24। वैसे ही y कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट, दैट मींस uy, इसका नाम होगा वेलोसिटी का y कंपोनेंट, ये आएगा 40 sin 53 जो कि 32 आएगा। तो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट यानी x कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, x कोऑर्डिनेट, तो इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 24, x डायरेक्शन में मूव करने का स्पीड कितना है 24, और टाइम है 2 सेकेंड, तो ये 48 आ रहा है। x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 48। वैसे ही y कोऑर्डिनेट के लिए जब मैं यहाँ लिखा y इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये इक्वेशन, तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट 32 था, यहाँ से मैंने लिख दिया 32, और टाइम 2 से मल्टीप्लाई प्लस हाफ g इक्वल टू -10, यानी 2 से कैंसिल हुआ -5, और t मतलब 2 सेकेंड का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते ही मुझे y कोऑर्डिनेट 44 मिल गया, मतलब 2 सेकेंड पे x कोऑर्डिनेट इसका था 48 और y कोऑर्डिनेट था 44। तो डिस्प्लेसमेंट कितना रहा होगा उसका, तो डिस्प्लेसमेंट x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर देंगे, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट जो भी आया उसका रूट कर लेंगे स्क्वायर करके, रिजल्टेंट ऐसे ही तो निकालते हैं दो वेक्टर का। तो 44 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर, तो इसे सॉल्व करते ही रूट अंडर 4240, इतना इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पे हमेशा टॉप मोस्ट पॉइंट पे x कंपोनेंट रहेगा और y कंपोनेंट क्या हो जाता है, वेलोसिटी का 0 हो जाता है y कंपोनेंट टॉप मोस्ट पॉइंट पे, और g तो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, ये पता ही है सबको। अब जब आप थ्रो करते हैं इसको, तो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी यहाँ पे अगर ux है तो ग्राउंड को स्ट्राइक करते समय भी
वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट वही रहेगा, जस्ट एकदम वही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा उसमें, क्योंकि उस पे रास्ते में न तो एक्सेलरेशन हुआ है न रिटार्डेशन हुआ है ऑब्जेक्ट में, तो एक्स कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आएगा। वाई कोऑर्डिनेट भी सेम हो जाएगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ वाई कोऑर्डिनेट अपवर्ड था, लेकिन इसका जितना जितना न्यूमेरिकल वैल्यू था ना, उतना ही न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो हॉरिजॉन्टल के साथ उतना ही एंगल यहाँ पे फॉर्म करेगी जितना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था। मतलब आप 50 डिग्री पे 53 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे, तो ग्राउंड को जब ये हिट करेगा प्रोजेक्टाइल, तो भी हॉरिजॉन्टल के साथ 53 डिग्री ही एंगल बनाया होगा, और ये वेलोसिटी वही होगी जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन था। एक्स कंपोनेंट वही होगा जो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ प्रोजेक्शन था इनिशियल, वाई भी सेम होगा। मतलब जिस समय थ्रो किए थे ग्राउंड स्ट्राइक करते समय, वेलोसिटी का इंडिविजुअल कंपोनेंट, नेट वेलोसिटी एंड एंगल, जितना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था उतना ही एंगल भी यहाँ पे फॉर्म करेगा ये प्रोजेक्टाइल, तो तीनों ही सेम वैल्यू आएगा यहाँ से। अब कुछ फॉर्मूला, लेकिन ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, अभी जो हम लोग फॉर्मूला ये सब पढ़ने वाले हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट का, ये ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए ही वैलिड है। अगर किसी टावर पे या बिल्डिंग के टॉप पे खड़े होकर प्रोजेक्टाइल आप किसी को थ्रो किए प्रोजेक्टाइल को, तो उसमें ये सब फॉर्मूला नहीं काम करेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का, रेंज का। वहां आपको, जैसे अभी तक हमने सीखा कि कैसे प्रोजेक्टाइल में एक्स कंपोनेंट के लिए अलग से करना है एंड वाई कोऑर्डिनेट, वाई डायरेक्शन के लिए अलग से सॉल्व करना है कंपोनेंट लेकर। तो इस तरह के न्यूमेरिकल को जब हाइट किसी टावर से या किसी हाइट से थ्रो करेंगे प्रोजेक्टाइल को, या इंक्लाइन प्लेन पे इवन अगर थ्रो करें हम लोग, तो भी ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा जो अभी हम लोग डिराइव कर रहे हैं। ये ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए वैलिड है। तो इसमें एक यू इनिशियल स्पीड से थीटा एंगल बना के प्रोजेक्टाइल को वही थ्रो किए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का यू साइन थीटा। तो अगर y डायरेक्शन का इक्वेशन मैं लिखूं, कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर विच दिस प्रोजेक्टाइल इज इन एयर, मतलब ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक आने में जो भी टाइम लगेगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो ओ से पी आने में क्या y कोऑर्डिनेट 0 हो जा रहा है? अगर आप ध्यान से देखें तो ओ से पी आने में यहाँ भी y कोऑर्डिनेट 0 है, और इस पॉइंट पे भी y कोऑर्डिनेट 0 है। x कोऑर्डिनेट कुछ है जिसको रेंज बोल देंगे हम लोग आगे चलकर, लेकिन y कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे 0 है और यहाँ x y दोनों 0 था। मतलब ये जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा प्रोजेक्टाइल तो y 0 होने वाला है, तो एस वाई 0 हो गया। तो y डायरेक्शन में मैं इक्वेशन लिखूंगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो इसको 0 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। 0 सब्स्टिट्यूट करते ही ये माइनस उधर आकर प्लस हो गया, तो ये टी स्क्वायर से एक टी कैंसिल हो गया, और टी इक्वल टू यहाँ आ गया 2, इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 u y अपॉन जी, 2 u y अपॉन जी। यू वाई क्या है? वेलोसिटी का y कंपोनेंट। तो 2u, हाँ, वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या था? u साइन थीटा था। वेलोसिटी का y कंपोनेंट था u साइन थीटा। तो यहाँ पे मैं y कंपोनेंट पुट कर दिया u साइन थीटा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया 2u साइन थीटा बाई जी। ये फॉर्मूला याद रखना है, इससे फास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व होगा ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए, मैक्सिमम हाइट पे सबको पता है वेलोसिटी 0 हो जाता है। कौन सा वेलोसिटी? नेट वेलोसिटी 0 नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द मोशन, वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा, हाईएस्ट पॉइंट है ये वाई डायरेक्शन के लिए। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s फॉर्मूला लिखने से वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, माइनस 2s क्यों लिखे? क्योंकि जी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो इससे h इक्वल टू आ गया यू वाई स्क्वायर बाई 2g। यू वाई का वैल्यू होता है y कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का था u साइन थीटा, तो यू वाई का स्क्वायर है यानी यू साइन थीटा का स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये हाइट का डेरिवेशन हो गया। अब सबसे लास्ट में यहाँ पे अच्छा एक इम्पॉर्टेंट अलग से पॉइंट भी लिखा हुआ है कि एट थीटा इक्वल टू 90, मतलब जब थीटा 90 मतलब आप अंडर ग्रेविटी जो पढ़े थे स्ट्रेट लाइन में वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दिए, तो थीटा 90 होगा तो साइन स्क्वायर 91 हो जाएगा, तो यू स्क्वायर बाई 2g आता है, पहले से ये पता भी है, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, यू स्क्वायर बाई 2g आता है उससे। हॉरिजॉन्टल रेंज, ये और भी आसान है रेंज फाइंड करना, क्योंकि रेंज तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस है, एंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देयर इज नो एक्सेलरेशन एक्टिंग, so we can just write
डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड है u cos थीटा और टाइम t, तो u cos थीटा इनिशियल जो वेलोसिटी था, क्या फाइनल किसी भी इंस्टेंट पे यही वेलोसिटी था u cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है, टाइम ऑफ फ्लाइट था uy अपॉन g, मतलब इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट अपॉन g। अब वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते ही रेंज यहाँ पे देखिए आ गया 2u cos थीटा u sin थीटा बाई g, u स्क्वायर हो गया 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा, तो रेंज का फॉर्मूला हो गया u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। रेंज को मैक्सिमम करने के लिए थीटा होना चाहिए 45, क्योंकि sin 90 मैक्सिमम होता है और sin के सामने 2 थीटा एंगल है, तो थीटा को आप 45 सब्स्टिट्यूट करेंगे तब जाकर वो 90 बनेगा 2 मल्टीप्लाई होकर, और उस समय मैक्सिमम रेंज आएगा। तो 45 डिग्री के लिए मैक्सिमम रेंज आता है। कितना मैक्सिमम रेंज आएगा सर? तो sin 2 थीटा, ये तो 90 हो गया 45 के लिए, तो ये 1 हो गया, तो u स्क्वायर बाई जी मैक्सिमम रेंज का वैल्यू होता है u स्क्वायर बाई जी। वैसे ही मैक्सिमम हाइट होता है u स्क्वायर बाई 2g, और मैक्सिमम हाइट कब आता है? जब 90 डिग्री पे थ्रो करेंगे प्रोजेक्टाइल को, यानी कि वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करेंगे तब आएगा। तो थीटा इक्वल टू 45, आर मैक्स के लिए थीटा 90 नहीं है 45 है, एच मैक्स के लिए थीटा है 90, तो आप चेंज कर लेंगे यहाँ पे। सर एच मैक्स के लिए है थीटा, यहाँ पे मैं एक मिनट, एक सेकेंड, थीटा 90 यहाँ पे लिखा गया है, उसको चेंज करके 45 करना है। तो मैं यहाँ 3 फॉर्मूला लिख रहा हूँ जो आपको याद कर लेना है। t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, और एक रेंज का फॉर्मूला r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। थर्ड फॉर्मूला हो गया हाइट का, मैक्सिमम हाइट, यानी ये मैक्सिमम हाइट स्ट्रेट लाइन वाला हाइट नहीं है, प्रोजेक्टाइल में सबसे हाईएस्ट पॉइंट वाला मैक्सिमम हाइट का, मतलब ये वाले हाइट की मैं बात कर रहा हूँ, मैक्स एच मैक्स। ये वाला एच मैक्स नहीं है, ये एच मैक्स कब का है? जब आप वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दें। और यहाँ एच मैक्स में जो लिख रहा हूँ वो प्रोजेक्टाइल के लिए लिख रहा हूँ, जनरल प्रोजेक्टाइल के लिए एच मैक्स क्या होगा? जनरल फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अभी तक ये 3 फॉर्मूला हमने डिराइव किया हुआ है, और ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए अगर न्यूमेरिकल बनाना है फास्ट। तो फोर्थ इक्वेशन, 3 इक्वेशन हमने ऑलरेडी डिराइव कर लिया है, फोर्थ इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, मतलब ये प्रोजेक्टाइल जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उसका इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं। तो प्रोजेक्टाइल कैसा पाथ फॉलो कर रहा है? इस तरह का पाथ ये फॉलो कर रहा है, u इनिशियल स्पीड u से थ्रो किया गया है थीटा एंगल बना। तो किसी भी इंस्टेंट पे x कोऑर्डिनेट क्या ux इंटू टी होता है, तो x इक्वल टू यू कॉस थीटा टी, तो इसे t फाइंड करें अगर हम, तो t इक्वल टू आ जाएगा मेरा x अपॉन यू कॉस थीटा, x अपॉन यू कॉस थीटा। और y कोऑर्डिनेट किसी भी इंस्टेंट पे y कोऑर्डिनेट में अगर फाइंड करूं, ये y कोऑर्डिनेट क्या है? इस प्रोजेक्टाइल का y कोऑर्डिनेट, इस पूरे पाथ में ये कर्व बना रहा है, तो इस कर्व का कुछ x कोऑर्डिनेट होगा, कुछ y कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पे कुछ अलग x होगा, कुछ अलग y होगा। तो किसी भी जनरल टाइम t पे हम y पता कर रहे हैं कि कितना y है इसका, तो y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए का वैल्यू माइनस ये। अब t यही मुझे यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है इधर से, क्योंकि दोनों के लिए टाइम अलग अलग नहीं है, ऐसा नहीं है कि x में अलग टाइम में ट्रेवल कर रहा है y में अलग, एक साथ प्रोजेक्टाइल तो एक्चुअली में इस पाथ को फॉलो कर रहा है, तो वो एक ही साथ x में भी मूव कर रहा है और y में भी मूव कर रहा है, तो टाइम दोनों के लिए सेम है। तो t को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो y और x में रिलेशन मिल गया। तो किसी भी ग्राफ से जब y और x का रिलेशन आता है टाइम से इंडिपेंडेंट, इधर x कोऑर्डिनेट है इधर y, तो इस इक्वेशन में प्रोजेक्टाइल के किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करेंगे, y कोऑर्डिनेट एंड x कोऑर्डिनेट, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन का यही मतलब होता है, किसी कर्व के इक्वेशन का क्या मतलब होता है कि उस इक्वेशन में x और y का कोई भी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर लें जो कि इस कर्व के ऊपर लाई करता है वो पॉइंट, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए ये इक्वेशन। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा प्रोजेक्टाइल के किसी भी पॉइंट को, ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन। तो क्या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ गया यहाँ पे? देख, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी याद रखना है, क्योंकि इसको बार बार डिराइव तो करेंगे नहीं, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का फॉर्मूला क्या याद रखना है? y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद होना चाहिए ये ऑल 4 इक्वेशंस। सर ये एक्चुअली तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है अभी तक उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन
करते हैं हम लोग, आइए। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विथ वेलोसिटी 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। तो ये 6 आई कैप जे कैप में ये पहले से ही इन्होंने इनिशियल वेलोसिटी का रिजोल्यूशन कर दिया है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट दिया हुआ है और इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट ये है। इसके पहले क्वेश्चन में क्या होता था कि एंगल दिया रहता था और मुझे रिजोल्यूशन करना पड़ता था, ये ऑलरेडी किया हुआ है रिजोल्यूशन। एक्स कंपोनेंट 6, वाई कंपोनेंट 8। फाइंड आउट टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो फाइंड करना एकदम आसान काम है, 2u sin थीटा बाई जी। लेकिन थीटा यहाँ कैसे निकालेंगे? 2 और u तो मैं यहाँ पे रख दूंगा। u कौन सा रखना है मुझे? नेट इनिशियल वेलोसिटी रखना है मुझे, नेट इनिशियल वेलोसिटी। u मतलब खाली x कंपोनेंट या y कंपोनेंट से काम नहीं चलेगा, नेट इनिशियल वेलोसिटी है 2u sin थीटा बाई जी। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो क्या ये u sin थीटा y कंपोनेंट है? तो मुझे ज्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, खाली 2 लिखकर, और y कंपोनेंट 8 है तो मैं डायरेक्ट यहाँ 8 लिख सकता हूँ, क्योंकि u sin थीटा तो इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट है और यहाँ पे y कंपोनेंट 8 लिखा है, तो मैं 2 इंटू 8/10 डायरेक्ट कर सकता हूँ, यानी 16/10 यानी 1.6 सेकेंड इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना मिल गया मुझे? 1.6 सेकेंड। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला अगर हम देखें तो ये फॉर्मूला था u स्क्वायर साइन, देखिए फॉर्मूला याद करने से कितना जल्दी बन रहा है भाई, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g ऐसा था। तो u स्क्वायर यानी u साइन थीटा 2 बार हम लिखते रहे, देखिए u साइन थीटा, तो ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के ये बराबर हो गया ना ये, और डिवाइड बाई 2g। अब u साइन थीटा क्या है? y कंपोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी का, जो कि 8 है दिया हुआ, तो ये 8 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 10, यही तो है ये। तो ये 4 हो गया, 32/10 यानी 3.2 मीटर तो आया। मैक्सिमम हाइट भी देखिए आसानी से पता चल गया, 3.2 मीटर। फिर हॉरिजॉन्टल रेंज अब आगे करेंगे, पहले मैक्सिमम हाइट समझ में आ गया क्या सबको? हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला भी ऐसे ही हो जाएगा जैसे अभी अभी मैंने सॉल्व किया, आर स्क्वायर नहीं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो इसको क्या लिख पाएंगे? u इंटू साइन 2 थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। अब इसमें से u स्क्वायर है तो एक u साइन के साथ एडजस्ट कर देते हैं और एक कॉस के साथ, तो 2 बाहर आ गया और एक आ गया मेरा u साइन थीटा और उसके साथ आ गया u कॉस थीटा और अपॉन g। तो 2 और u कॉस थीटा x कंपोनेंट है तो 6 लिखूंगा मैं यहाँ, और u कॉस थीटा y नहीं, u कॉस थीटा y x कंपोनेंट था तो 6, और u साइन थीटा की जगह पर लिखना पड़ेगा मुझे 8 अपॉन g 10 होता है तो 10 यहाँ पे लिख दिए 10। तो ये कितना आ जाएगा? 32 इंटू 2/10 यानी 64/10, दैट मीन्स 6.4 मीटर। रेंज इसमें कितना आ गया? हॉरिजॉन्टल रेंज, इस क्वेश्चन का हॉरिजॉन्टल रेंज आ गया इसका 6.4 मीटर। तो इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 6 इंटू 8 अपॉन 10, तो 8 इंटू 6 48 होगा, 48 इंटू 2 करेंगे तो 96 आएगा और 10 से डिवाइड करेंगे तो 9.6 आएगा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितना आएगा इस क्वेश्चन का? 9.6 मीटर। इसी क्वेश्चन में अगर फोर्थ पार्ट को किया जाए कि वेलोसिटी व्हेन बॉडी रीचेज ऑन ग्राउंड, तो ग्राउंड पे स्ट्राइक, जब ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे ऐसे स्ट्राइक करेगा तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो अभी भी 6 आई कैप ही है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट पहले अपवर्ड डायरेक्शन में था, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में 8 जे कैप होगा। तो फाइनल वेलोसिटी क्या लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ? 6 आई कैप और -8 जे कैप लिखना पड़ेगा, जबकि इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप था। तो y कोऑर्डिनेट क्या हो गया? अपोजिट, और x कोऑर्डिनेट एज इट इज रहा।